In this lecture, we will talk about 3D मॉडल. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स में 3D वाला टॉपिक है. 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो यहाँ तक का था, रास्टर स्कैन. इन दिस टाइम 3D ग्राफिक्स क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड उसके आगे सर्टन बेसिक पॉइंट्स. सो अब देखो, 3D ग्राफिक्स थ्री डायमेंशनल ग्राफिक्स होता है जिसके अंदर अलग अलग स्टूडियोज़ हम लोग यूज़ करते हैं, और ये जो स्टूडियोज़ होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका अलग अलग पर्पज़ होता है. अब एक्चुअल में कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट है ग्राफिक्स में, डिज़ाइनिंग में, तो आपको ऐसे सर्टन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत काम के. मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. ओके, लेट मी नो आपको साउंड आ रहा है कि नहीं. साउंड विजिबल ऑडिबल है? हेलो, साउंड ऑडिबल है सबको? ओके. सो देखो, अब डिज़ाइन करना है या कौन से टाइप के डिज़ाइनिंग फॉलो करना है उसके हिसाब से ये हम लोग को यहाँ पे एक माया सॉफ्टवेयर करके आता है. स्पेशली हम लोग जो डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स गेमिंग में, आप देखो ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. अब यहाँ पे ये क्या दिया है, फ्रेम्स पर सेकेंड, 10 फ्रेम्स 24 फ्रेम्स पर सेकेंड. ठीक है. ये यहाँ से हम लोग अपने सिस्टम को फास्ट, लो, इफेक्ट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं. सो सर्टन चीज़ें आपको यहाँ पे दी है जो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सर्टन चीज़ें जिसको हम लोग को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है. जैसे फोटोशॉप में कैसे हम लोग इफेक्ट्स, सारे ऑप्शंस याद रखने पड़ते हैं, वैसे एग्जैक्टली सेम वे आपको ये सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा. तो हम लोग के सब्जेक्ट में तो ये सॉफ्टवेयर हम लोग सीखने नहीं वाले हैं, बट आपको अगर एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर इंटरेस्ट है तो आप अलग से ये जो कोर्सेज आते हैं इसके, वो आप देख सकते हैं. पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, देख लो पहले एक बार. ये देखो, ये सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग. दिस इज लाइक एन एल्गोरिदम.
जिससे हम लोग बताएंगे कि कौन से सीक्वेंस में क्या चीज़ पहले बाद में आएगा, उसके ऊपर क्या दूसरा इफेक्ट आएगा। जैसे अगर कार चल रहा है तो कार के साथ बाजू में रोड दिखेगा, या फिर अगर हम लोग कार चला रहे हैं उसके ऊपर कोई स्पेशल इफेक्ट्स आएंगे, वो सब ये सीक्वेंस में हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन सॉफ्टवेयर। ये आपका 3D वाला सॉफ्टवेयर हो गया। सो दिस इज़ अबाउट माया सॉफ्टवेयर। सो आपने जो हम लोगों ने जो एक 3D का एग्जाम्पल लिया, उसमें अगर आप देखेंगे हम लोग के नोट्स के अंदर ये वाला जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ना, सो हम लोग को यहाँ पे 3D स्टूडियो ये दिया है। सो अब मैं यहाँ पे आपको एक है उसको बताने का रीज़न ये है कि इंटरेस्टेड इन सच ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हो, कौन से यूज़फुल रहेंगे आज के टाइम पे। ओके, तो दिस इज़ द सेकेंड सॉफ्टवेयर, दैट इज़ 3D मैक्स वाला। अब इसमें आप देखो कि सर्टेन चीज़ें कुछ यहाँ पे यूनिक है कंपेयर टू दैट माया वन। सो आप कौन सा यूज़ करेंगे वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। Okay, so now this is the second one.
सो अब यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ऐसा कोई अगर एक फील्ड अगर सिलेक्ट करना है, जैसे गेम डिज़ाइनिंग में आज के टाइम पे मेनली ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही रिक्वायर्ड होता है। सो वो टाइम पे हम लोगों को कौन करना है वो आपको यहाँ से आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ये वाले जो है ये हम लोग मेनली आप देखेंगे तो हम लोग आज के टाइम पे माया जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, बराबर है। सो आप वो देख सकते हो। देन यहाँ पे आपको देखो ये बाकी के जो है वो पिक्सल्स का इन्फॉर्मेशन दिया है। पिक्सल्स क्या रहता है, हम लोग के स्क्रीन के ऊपर जो आपको छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिखते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस जो होते हैं, वो दोज आर द पिक्सल्स। सो आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ पिक्सल्स उतने ज़्यादा रहेंगे, इनका रिजोल्यूशन जितना कम रहेगा उतने नंबर ऑफ पिक्सल्स कम रहेंगे। गेटिंग? सो आप समझ सकते हो कि इट्स लाइक एक्सेल शीट। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग का जो स्क्रीन है ना वो भी आप समझो कि ये एक्सेल फाइल जैसा ही है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आपके पास ये एक्सेल फाइल है। अब इसके अंदर अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो क्या हो गया, आपको दिख रहा है ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आ गए, या ये जो सिंगल सिंगल यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं दिस आर द सेल्स। तो अब जब मैं, ये हम लोगों का पुराना कंप्यूटर है जिसमें आपके नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बड़े बड़े, ठीक है। ये आपका एक सिंगल सेल है, और ऐसे बहुत सारे सेल्स जब हम लोग कंबाइन करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इतना सेल मैंने कंबाइन किया तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ और यहाँ पे सपोज मैंने फिल किया इसको, ठीक है। कहाँ गया ये, एक सेकेंड। सो अब मैंने इसको फिल कर दिया तो देखो क्या हो गया, ये जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है ये क्या हो गए, ये ब्लैक हो गए। मतलब मेरा स्क्रीन जो है वो वाइट है और ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो नॉर्मली जब हम लोग पुराने कंप्यूटर्स यूज करते थे तो उसमें ये पैटर्न अप्लाई होता था, जिसके अंदर हम लोग जो पिक्सल्स है उनका वैल्यू जो है ना उसको इन्वर्ट कर देते थे, कि अगर ये वैल्यू अगर मेरा 1 है इसको मैं 0 कर दूंगा तो ये वाइट है तो ये ब्लैक हो जाएगा, या ये इसका अगर वैल्यू 0 है तो इसको 1 कर दूंगा, और उसमें हम लोग नंबर ऑफ पिक्सल्स ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो है ये नंबर ऑफ पिक्सल्स है। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, जब आप कंप्यूटर देखेंगे तो कंप्यूटर में क्या होगा, ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस रहेंगे, एग्जैक्टली स्क्वायर बॉक्सेस रहेंगे, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस स्क्वायर बॉक्सेस, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, दिस आर योर पिक्सल्स। अब ये जो पिक्सल्स है ना, ये पिक्सल्स हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये नंबर ऑफ पिक्सल्स कितना है, इसके बेस के ऊपर आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन डिफाइन होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे बड़े बड़े पिक्सल्स अगर है तो मतलब आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है वो क्या है, कम है, आपका स्क्रीन पे क्लैरिटी आपको कम मिलेगा। तो हम लोग जब अगर मोबाइल लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना मेरे पास 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, 30 मेगापिक्सल का कैमरा है, या फिर जब मैं अगर स्क्रीन का रिजोल्यूशन सेट करता हूँ तो मैं 1000 बाई 720 या ऐसा कुछ अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, उसका मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा पिक्सल्स है ना उनका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। मतलब पहले अगर इतने बड़े बॉक्स है, ये उससे हाई रिजोल्यूशन वाला स्क्रीन है, बराबर है, जिसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा है। अब ये उससे ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला स्क्रीन है जिसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस या पिक्सल्स जो है वो और ज़्यादा है। अब ये उससे ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला हो गया, नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा आ गए, ये उससे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉक्स, या वी कैन से दिस आर द सेल्स या पिक्सल्स। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके स्क्रीन के ऊपर जितने बढ़ते जाएंगे ना उतना आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है वो बढ़ते जाएगा। सो देखो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे हम लोग के पास आज के टाइम पे जो स्क्रीन्स रहते हैं ना उसके ऊपर रिजोल्यूशन ऐसा कुछ होता है, इतने सारे नंबर ऑफ पिक्सल्स रहते हैं उसके ऊपर। सो ये आपके पिक्सल्स है, आपके स्क्रीन के ऊपर एक एक जो ऐसे स्क्वायर आता है। अब ये रेक्टेंगल है लेकिन ये जो आगे के जो मैंने आपको स्क्वायर बताया, स्क्वायर्स रहेंगे ना ये आपके पिक्सल्स है, और उनको मैं कनेक्ट करूंगा तो मेरा लाइन, रेक्टेंगल, शेप जो भी कुछ बनाना है ये वो पिक्सल्स को कनेक्ट करके बनता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे आप शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल इज अ सिंगल पॉइंट इन अ ग्राफिकल इमेज, है ना। और यहाँ पे उसको आपको क्या बोला है, देखो डिवाइडिंग योर स्क्रीन इनटू थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स, रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, रोज एंड कॉलम, तो ये एक्सेल फाइल में कैसे आपको ये रोज एंड कॉलम मिल रहा है, ये मेरे पास दिस इज वन रो एंड
ये मेरे पास क्या है, दिस इज वन कॉलम। तो रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन से आपका ये जो टेबल बन रहा है, ऐसा ही पिक्सल्स आपके स्क्रीन के ऊपर होता है। ठीक है, आपका पूरा स्क्रीन जो है वो ऐसे ही पिक्सल से बना हुआ है। अब ये जो है ना, ये जो सेल्स है ये तो हम लोगों को दिख रहे हैं, अभी भी मैंने इतना जूम आउट किया फिर भी आपके जो एक्चुअल जो स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स रहते हैं ना, वो इससे भी बहुत छोटे रहते हैं। इट्स लाइक दिस, इतने छोटे छोटे रहते हैं। मतलब ये भी बहुत बड़े, इससे भी वो 100 टाइम्स छोटे रहेंगे, इतने इतने ये लेवल के आपके पिक्सल्स होते हैं। सो इतने सारे जो पिक्सल्स है ना वो आपके पास रहेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं, एक सेकेंड सॉरी, इसको मैं सिलेक्ट करके अगर मैं इसको ऑल बॉर्डर कर दूं, ओके। अब एक्चुअली आपको यहाँ पे फिर भी वो बॉर्डर्स दिखेंगे नहीं, बिकॉज सेल साइज बहुत छोटा हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करूंगा तो आपको यहाँ पे थोड़े सेल्स जो है वो विजिबल है, उनके रोज एंड कॉलम्स जो है वो विजिबल है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सारे सेल्स जब मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ सपोज सब पे, सो ये देखो अब ये विजिबल है। इसको अगर मैं अभी और छोटा करूंगा तो भी ये आ रहा है, तो भी ये आ रहा है ना। सो ये देखो, ये इतने जो ये छोटे छोटे पिक्सल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे हम लोग के पास कंप्यूटर स्क्रीन पे भी, दिस इज आवर रिजोल्यूशन। और ये पिक्सल्स को कंबाइन करके आपके स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई एक इमेज बनेगा, ऐसे ही सेल्स रहेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो वही पिक्सल्स है। अब परसिस्टेंस का मतलब क्या है, मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉस्फर एंड देयर परसिस्टेंट, इट डिसाइड्स हाउ लॉन्ग दे कंटिन्यू टू एमिट द लाइट आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक बीम इज रिमूव्ड। तो कोई एक इमेज अगर मैं स्क्रीन पे प्लॉट कर रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो आपके स्क्रीन पे हिट होता है, जैसे लेजर लाइट है। तो वो हिट होने का कंप्लीट होने के बाद में कितने टाइम तक आपके स्क्रीन पे वो इमेज रहेगा, थोड़े टाइम के बाद वो वाइप आउट हो जाएगा। तो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। और वो जो इमेजेस जो है ना, जैसे हम, मैंने आपको बताया ना फ्रेम्स पर सेकेंड, वो माया वाले में था 10-24 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो बेसिकली मैं कंटिन्यूअसली कितने चीज़ें कंटिन्यूअसली वहाँ पे इमेजेस पर सेकेंड क्या रेट पे स्वैप करूंगा, जिससे आपको एक विदाउट फ्लिकरिंग एक स्मूथ इफेक्ट दिखेगा वीडियो का। रेजोल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सो कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, एनहांस ग्राफिक्स एडेप्टर, ये देखो ये रिजोल्यूशन इनका बढ़ते जा रहा है, ये 320 है, ये 640 है। आप समझ सकते हो कि दिस वर्क्स लाइक कि जैसे आप यूट्यूब वीडियो देखते हो तो उस पर कैसे छोटे छोटे रिजोल्यूशन होते हैं, वैसे ये रिजोल्यूशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। देखो VGA अगेन रिजोल्यूशन बढ़ गया, SVGA उससे रिजोल्यूशन हाई हो गया, XGA उसका रिजोल्यूशन और बढ़ गया। और आज के टाइम पे हम लोग HD वीडियोस जो देखते हैं वो ये वाला आएगा। एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, तो लेट्स सपोज मैं कोई एक वीडियो अगर ओपन करता हूँ। सो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो मेरे पास वीडियो है, अब ये वीडियो के ऊपर मैं, ये देखो ये एस्पेक्ट रेशियो आपको दिख रहा है 16:9, 4:3, ठीक है, 1:1। सो ये क्या हो रहा है, आपका स्क्रीन जो है ना वो कितना बड़ा छोटा दिखेगा, ये एस्पेक्ट रेशियो से डिफाइन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज माय एस्पेक्ट रेशियो। देखो मूवी के लिए, देन आपको अगर और कुछ चीज़ देखना है उसके लिए आप ये वे में अपना जो वीडियो है उसका एस्पेक्ट रेशियो इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दिस इज माय डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज, दिस इज द डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो पूरा कैप्चर होगा। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। 16:9 किया, 16:9 मतलब आपके जो नॉर्मल स्लाइड्स होते हैं ना बाय डिफॉल्ट वो ये 16:9 के रहते हैं। देन 1:1 मतलब एग्जैक्ट स्क्वायर दिखेगा आपका जो भी वीडियो है वो। और उसके बाद में 16:10 थोड़ा और स्ट्रेच हो गया, ये आपका थिएटर वाला है। मूवी जो दिखता है ना वो ये टाइप में दिखता है आपको। देन इसमें और थोड़ा ये थिएटर मोड आ गया। सो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो होते हैं आपके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्या बोला, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ जियोमेट्रिक शेप्स इन द रेशियो ऑफ इट्स साइज इन डिफरेंट डायमेंशंस आएंगे, मैंने बता दिया। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे 16:10, 16:9 देखा, 1:1 देखा है ना, दिस आर द एस्पेक्ट रेशियो। सो आई होप दैट इज क्लियर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास अभी पॉइंट चालू होता है, दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर क्या रहता है, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। अब इसके साथ में आप देखो कि आपको विंडोज़ 10 के अंदर भी 3D मॉडल्स, 3D व्यूअर करके आपको मिलेगा। सो एज यू कैन सी, अगर मैं इसको
कैन यू सी, ये हम लोग का 3D मॉडल है। मैंने कंप्लीट स्क्रीन शेयर किया है, विजिबल है ना सबको गाइस? या ओके। सो देखो ये हम लोग का 3D, कैन सी, ये हम लोग का 3D मॉडल है। अब इसके ऊपर हम लोग अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो ये डिफॉल्ट वाला है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे हम लोगों ने क्या किया, थीम चेंज किया, लाइटिंग इफेक्ट जो है वो चेंज हो गया। अगेन यहाँ से देखो, ये उसका लाइटिंग इफेक्ट जो है वो चेंज हो गया। गेटिंग? सो ये आपका 3D मॉडल है। ये टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू होता है इसका। ओके, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये बॉटम व्यू हो गया। ठीक है, ये बैक साइड हो गया। आपको जहाँ से चाहिए आप एक मॉडल को पूरा घुमा के देख सकते हो। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका थोड़ा ब्राइटनेस जो है इस पे बढ़ गया। अब लाइट रिजोल्यूशन, अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट मॉडल जो मुझे दिख रहा है, ये देखो ये जूम इन जूम आउट। अब 3D मॉडल का बेनिफिट ये रहता है कि मैं आप पास से भी अगर इसको देखूंगा ना, तो ये इमेजेस जो है, ये देखो ये क्लियर दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये देखो ये क्लियर है अभी भी, है ना? पिक्सेलेट नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है ये। आपको यहाँ से भी इसका जो फेस है वो बहुत क्लियरली विजिबल होगा। ये स्मूथनिंग इफेक्ट है। सो ये जो एक लिमिट के बाद जो है ना, ये इमेज जो है, ये देखो ये इसका जो रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मतलब वो पिक्सेलेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप वो इमेज के अंदर जा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग की इमेजेस पिक्सेलेट हो जाते हैं ज़्यादा जूम करके, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो ये देखो ये एक मॉडल है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। इसके बाजू में मैं कोई दूसरा मॉडल रख सकता हूँ, है ना? समझ में आ रहा है आपको? सो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे और कोई मॉडल चाहिए तो मैं यहाँ पे ग्रिड पैटर्न डाल सकता हूँ। ये देखो ये ग्रिड पैटर्न आ गया। सो हम लोग का जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है वैसा रिजोल्यूशन यहाँ पे भी आएगा। ये देखो दिस इज़ द ग्रिड पैटर्न। सो ये जो मेरा स्क्रीन रिजोल्यूशन है ये, तो ये स्क्रीन रिजोल्यूशन में एग्जैक्टली आपको कहाँ पे बताना है उसको, ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ से मैं बता सकता हूँ ये। ठीक है, सो आपके कितने कौन से कॉर्नर में ये जो मॉडल है वो दिखेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। देन उसके साथ में अगर आप देखेंगे जूम इन जूम आउट, ये सब है, शेडिंग इफेक्ट आपके पास यहाँ पे है, स्मूथ लैंड कैसे करना है। सो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ये हम लोग अगर वर्टाइसेस जो होते हैं आपके, ये दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे आपने अगर थोड़ा बहुत अगर आपको पता रहेगा, ये देखो ये जो है ना, ये हम लोगों का इमेज जो है, ये अलग अलग जो शेप्स है इसको कंबाइन करके आपका ये मॉडल बनता है। कोई भी इमेज जो हम लोगों का बनता है, आप अगर फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी अगर यूज़ करते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर भी ऐसे अलग अलग ट्राइंगल्स, अलग अलग जो ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं उनको कंबाइन करके ही बनता है। तो इसका फेस भी अगर आप देखेंगे, ये देखो यहाँ ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? सो ये जो आपको ब्लैक स्पॉट, ब्लैक डॉट जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक डॉट जो है वो हम लोग के क्या है, दिस आर द मेन, हम लोग इसको ये आपके वर्टाइसिस है ये, और इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एजेस, लाइंस जो है इसको एजेस बोलेंगे हम लोग। तो आपका एक एक मॉडल जो है ना, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, और देन ये जो आपका रिजोल्यूशन है, ये देखो ये जो पिक्सल्स है आपके, ये पिक्सल्स पे एग्जैक्टली वो इमेज को कहाँ पे रखना है वो यहाँ से बताएंगे। सिर्फ आपको अगर ट्राइंगल देखना है ना, तो ये देखो यहाँ से आपको वो क्लियरली वो ट्राइंगल्स विजिबल होंगे। मतलब आपका एक इमेज जो बनता है ये वायर्ड इमेज है, और इसके ऊपर देन हम लोग बाकी के जो इफेक्ट्स है वो अप्लाई करते हैं। देन यूवी कलर अगर देखना है आपको, है ना, ये वे में यूवी कलर रहेगा, कौन से ब्राइट शेड कौन से डार्क शेड रहेंगे, ये सेकेंड वाला हो गया। देन वर्टेक्स कलर अगर आपको देखना है, सो सिर्फ यहाँ पे देखो आपको वो पूरा कलर अगर करेंगे तो ऐसा इमेज आ जाएगा। देन मटेरियल आईडीज अगर आपको देखना है, ये ऐसा होगा। सो ये वे में अगर आप देखेंगे, देन टेक्सचर इफेक्ट है, ये टेक्सचर इफेक्ट हो गया, दिख रहा है आपको? अभी इसमें कलर आ गए, दिस इज द टेक्सचर इफेक्ट, दिस इज काइंड ऑफ अ टेक्सचर इमेज, दिस इज नॉर्मल टेक्सचर, स्पेक्टेकुलर, मेटालिक, मेटालिक मतलब आपको अगर ऐसे कुछ बताना है। सो ये देखो ये जो है ना, ग्लॉस टाइप बताना है। सो अभी अगर मुझे बताना है कि ओके किसी के सपने में आ रहा है, लाइट में से निकल के आ रहा है, ये ऐसा कुछ हो गया।
तो ये जो हम लोग सुपर हाईफाई मूवीज़ में जो थोड़े बहुत इफेक्ट्स देखते हैं वो सारे यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। बेस कलर है, देन ठीक है। सो ये वे में आप देख सकते हो। ये बोन्स है। आपने मूवी में देखा रहेगा ना, कभी एक हीरो किसी को पंच मारता है, उसके सारे बोन्स जो है वो टूट जाते हैं। यहाँ पे टूटते हुए हम लोग बताते हैं। तो अगेन हम लोग कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इसके लिए। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये अगर मैं हटा दूँ, सो ये आपके पास स्किन है उसका, बाकी के सर्टन पॉइंट्स है। सो ये आपका वापस ये डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट आ गया। ये ग्रिड्स एंड व्यूज़ आ गए। अब उसमें अगर आप देखेंगे आपको कैसे वे में प्रेजेंट करना है उसको। ये देखो, ये हम लोग उसका एंगल जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। इफ़ यू नोटिस आइसोमेट्रिक है। ये देखो, ये आपको ये हम लोग आगे यूनिट में ये पढ़ेंगे। कैविलियर है। अब देखो यहाँ से आपको पता चलेगा आइसोमेट्रिक राइट, आइसोमेट्रिक लेफ्ट। कोई एक साइड से हम लोग वो जो मॉडल है उसको प्रॉपरली देखने की ट्राई कर रहे हैं। सो ये आपके, अब यहाँ पे देखो मिक्स रियलिटी। अब मिक्स रियलिटी का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कैमरे के साथ में मैं अपन खुद को भी ऐड कर सकता हूँ। जस्ट वन मिनट। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो है ना, ये हम लोग 3D मॉडल के साथ में कुछ चीज़ें कंबाइन लेके आ रहे हैं। दिस इज़ माई 3D मॉडल। अब इसको मैं रियल जो ऑब्जेक्ट्स है इसके साथ में लाता हूँ। इसको हम लोग वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। यहाँ पे ये देखो मेरे पास और 3D लाइब्रेरीज भी है। ओके, इसको मैं बंद करता हूँ। मेरे पास और 3D लाइब्रेरीज भी है जिसमें से हम लोग ऐसे बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है उसको भी सेम वे में वर्कआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया है, ये हम लोग के पास ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। जैसे ये वाला है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं सेम वे में। तो अब देखो ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। कैन यू सी, एक शार्क आ गया। अब ये जो शार्क है इसके ऊपर भी मैं सेम अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग कलर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वाला है, ये उसका फ्रंट साइड से उसका फेस है। इसके ऊपर मैं लाइटिंग इफेक्ट जो है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। दिख रहा है आपको? अगर मैं बता रहा हूँ कि एक साइड से सूरज आ रहा है, दूसरे साइड से जा रहा है, सो ऐसा कुछ हम लोग लाइटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ से आपको लाइट देना है, ठीक है, ये आएगा। देन अलग अलग साइड से ये देखो यू, सेचुरेशन, ये सारे है। तो इसका वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ तो क्या होगा, इसका वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, सेचुरेशन अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, यू वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो कैसे इफेक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग को सीखना रहता है। देन सेम वे यहाँ पे भी एनवायरनमेंट में कैसा होगा, एनवायरनमेंट मतलब बैकग्राउंड में क्या चीज़ें होंगे। सेम वे आप और सर्टन मॉडल्स के साथ में वर्कआउट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास सेम वे में ये डायनासोर है। अब देखो, आपने बहुत बार जो जुरासिक मूवीज़, ऐसे मूवीज़ देखे रहेंगे, उसमें आपने ऐसे मॉडल्स देखे रहेंगे। ऐसे मॉडल्स को हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। सो ये उसका डिफ़ॉल्ट कलर हो गया, है ना। आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास, एक सेकेंड, ये जो ऑब्जेक्ट्स है हम लोगों के पास, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, देखो ये घूम रहा है, ठीक है, स्विंग, देन जंप एंड टर्न, देन ओवर इफेक्ट। दिख रहा है जैसे ऐसा लग रहा है ना वो हवा में उड़ रहा है। सो ये फ्लाइंग इफेक्ट ऐसा कुछ देख सकते हैं। और इसके साथ में अगर ओवर में आपको स्पीड बढ़ाना है या स्लो करना है, ये बढ़ गया, ये और फास्ट हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि जो वो जंप एंड टर्न हो रहा था उसका स्पीड मुझे बढ़ाना है या फिर इसको स्लो करना है। ये स्लो मोशन हो गया। मूवीज़ में जैसे हम लोग कोई एक इफेक्ट देते हैं ना कि एकदम स्लोली आके उसने हिट किया, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक नाउ। सो आई होप आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स पे क्या होता है, कैसे वर्कआउट होता है, कुछ पॉइंट्स जो है वो समझ में आ रहा है। अब इसके साथ में अगर आप
कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो गया, तो ये हम लोगों ने बहुत सारे देखे, कंप्यूटर एडेड, प्रेजेंटेशन में, कंप्यूटर आर्ट्स में, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग। अभी आप हम लोग ये एजुकेशन के लिए ही तो यूज़ कर रहे हैं, बराबर है। विजुअलाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए आप जो यहाँ पे ये सारे आइकन्स देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ये सब ग्राफिक्स है। तो ये सब के लिए क्या यूज़ होगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स से यूज़ होगा। यहाँ पे ये पेन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये चैट ऑप्शन यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, इसके अंदर चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, है ना। कुछ नोट्स डाल के आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। ये देखो, ये बाद में रीड करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। सो ये सब क्या हो गया, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया। ऐसे सर्टन चीज़ों के लिए हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर अलग अलग है, फोटोशॉप, इल्यूस्ट्रेटर, पेंट, फोटोशॉप है। आप देखो कि आपको है ना 3D पेंट भी मिलता है। 3D पेंट ये अब आज के टाइम पे अवेलेबल है। मैं नॉर्मली अगर पेंट सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग में आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें सिर्फ ये पेंट था, ठीक है। तो अगर सपोज मैं यहाँ से मैंने ये लिया, सो देखो ये एक इमेज लिया मैंने। अब ये जो इमेज है इसको मैं क्रॉप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसमें अभी ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं कर पाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कोई कलर पिक किया, सपोज़ ये वाला कलर पिक किया मैंने, और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे ब्रश से वो कलर अप्लाई कर रहा हूँ, देखो, है ना। सो ऐसे हम लोग कुछ टाइम पास कर सकते हैं। कोई एक शेप चाहिए तो वो एक शेप मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हो सकता है। कोई अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो वो मैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इज टेस्ट, और उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। कलर सपोज मैं यहाँ पे उसका ब्लैक करूँगा और उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो यहाँ से बढ़ा दूँगा, तो ये वो सेम टेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। सो ये सर्टन चीज़ें जो हम लोग पेंट में कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई एक इमेज को मॉडिफाई करते हैं, है ना। अब यही सेम चीज़ मैं एडिट कर सकता हूँ 3D में भी। गेटिंग, ये 3D वाला ओपन हो गया, देखो। अब 3D वाले में आपको सर्टन एक्स्ट्रा इफेक्ट्स मिलते हैं जो नॉर्मल पेंट में नहीं थे। अब ये आपको जो हम लोगों का विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 में है कि नहीं पता नहीं, विंडोज़ 10 में। सो अब देखो यहाँ पे है ना आपके पास ये 3D लाइब्रेरी भी यहाँ से मिल रहा है आपको, दिख रहा है। सो सपोज़ ये 3D लाइब्रेरी में से मुझे ये वाला कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सो ये ऑब्जेक्ट मैं सपोज़ यहाँ पे ला रहा हूँ। सो देखो ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ ये डिग्री पे। ये देखो ये 0 डिग्री है, ध्यान से देखो ये 0 डिग्री है। ये देखो ये मैंने उसको 45 डिग्री पे लेके आया मैं, सपोज दिस इज 45 डिग्री। इसको मैं जूम करके आपको बता सकता हूँ। देन इसको मैं यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसा लगेगा नीचे के साइड से वो उड़ के आ रहा है। या फिर मैं यहाँ से अगर रोटेट करूँगा, ये आपको दिख रहा है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे हम लोग ये ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, और उसके साथ में चाहिए वो इफेक्ट्स हम लोग दे सकते हैं। 3D व्यू। सो देखो ये मेरा जो एक इमेज मैंने बताया अभी उसका ये 3D व्यू हो गया, दिख रहा है आपको, दिस इज द 3D व्यू। सो अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आप ये ऑल्ट यहाँ से देखो, मैं इसको सेम चीज़ को मैं ये 3D व्यू में देख सकता हूँ। ये पूरा जो इमेज है मेरा उसको यहाँ से आपको बता रहा है ना। पेन कैसे हम लोग पकड़ेंगे, कैसे करेंगे, ये कीबोर्ड से कैसे हम लोग करेंगे। सो सपोज अप एंड डाउन एरो जो है उससे मैं ये सेम ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। मिक्स रियलिटी, मिक्स रियलिटी का मतलब यहाँ पे हम लोग जो कैमरा है उसके साथ में आएगा। सो अब वो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखो ये मैजिक इफेक्ट। अब मैजिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई चीज़ आपको ऐड करना है और उसके बाद उसके ऊपर आपको उसको मॉडिफाई करना है। ब्रश, स्टिकर्स, यहाँ पे हम लोगों को कोई एक स्टिकर्स अगर ऐड करना है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ, है ना। मैजिक सिलेक्ट, यहाँ से आप वो कोई एक पार्ट सिलेक्ट करके वही टाइम पास आप कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ें है ये हम लोग को आज के टाइम पे डायरेक्टली अवेलेबल है पेंट में और वो सब में, जो पहले हम लोग के पास अवेलेबल नहीं थे। तो ये सर्टन जो हम लोग फोटोशॉप वाले जो चीज़ें देख रहे हैं ना, पहले फोटोशॉप बहुत पॉपुलर था, लेकिन अब उन्होंने उसके अंदर और अपडेटेड, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल इफेक्ट्स की अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो वो तो मुझे आज के टाइम पे ये जो 3D पेंट है ना उसके अंदर भी मिल रहा है।
देन वाई शुड आई यूज फोटो सॉफ्टवेयर? सो ये देखो, ये पेंट शॉप जो है ना, ये आपको आज के टाइम पे मिलता है और बहुत सिंपल वे में सर्टेन चीज़ें आपको अवेलेबल होता है। कॉरल ड्रॉ है, एप्पल फोटोज प्लगइन है। अब हाँ, मैकबुक्स जो है आपको थोड़े महंगे तो मिलता है, लेकिन उसके अंदर वीडियो एडिट करने के लिए, फोटो एडिशन एडिट करने के लिए बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं जो आपको अभी तक विंडोज़ में अवेलेबल नहीं है। पिकासो है, कैनवा है, डिजिटल इमेज सूट है। सो ये सारे हम लोग के पास अलग अलग पॉइंट्स हैं। 3D मॉडलिंग कैड के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी मैंने बता दिया, आप इजीली ये थियरी पढ़ सकते हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, अलग अलग है। इमेज मैनेज करने के लिए, इमेज व्यू करने के लिए बैच प्रोसेसिंग टूल्स होंगे, वेब एंड एनिमेशन के लिए डायग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे, अलग अलग जो हम लोग पढ़ने के लिए कोई डायग्राम्स बनाते हैं उसके लिए होगा। व्हाट इज़ ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स चीज़ों को और सिंपल बताने के लिए और इफेक्टिव बताने के लिए हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे? सो उसका एक एग्जाम्पल है, मैं wix.com पे जाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, मैं टैब शेयर कर देता हूँ। देखो, अब वेब प्रोग्रामिंग में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये विक्स सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर अभी मुझे एसेंशियल वेबसाइट्स चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये वेबसाइट डिज़ाइंस यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। टेम्पलेट्स पे जाते हैं हम लोग, ये जो टेम्पलेट्स है इसके ऊपर आप देखो बहुत अलग अलग डिज़ाइंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग डिज़ाइंस जो है ना, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। वो सेम हम लोग अपने कहीं ना कहीं कोई एक वेबसाइट जो हम लोग बना रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। गेटिंग? सो एक बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट दिखेगा आपका, देखो, लाइक ये वाला या ये वाला, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, सो ये वाला कोई एक हो सकता है। या यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला देखते हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ओके, ये आपको दिख रहा है, ये वेबसाइट चालू हुआ डेमो। अब यहाँ पे देखो, ये आप बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे, सो ये इट लुक्स लाइक कि बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रहा है, बट ये क्या है, एक जिफ इमेज है ना। ये जिफ इमेज, मैं एक बड़ा सा जिफ इमेज यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो सिंपली क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छे वे में आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे कोई वीडियो चल रहा है, काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट आ गया। सो हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में भी ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ किया है, वेब डिज़ाइनर्स इसको बोलते हैं। और गेमिंग के लिए जो एनिमेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो ये इससे सेम नहीं है, वो अलग है, ठीक है। उसमें हम लोग 3D इफेक्ट्स डालते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पेंट वाला 3D वाला पार्ट देखा, उसमें जो चीज़ें हम लोगों ने अप्लाई की है, वैसे कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके ओके गाइस, आई डोंट नो वेदर आपको पता है कि नहीं, एक यूनिटी करके फ्रेमवर्क आता है। ओके, मैं आपके आई जस्ट शेयर वन वीडियो, सॉरी नॉट अ लिंक, और उसमें आपको पता चलेगा कि वी हैव 3D टाइप के, आप जो वीडियो गेम्स बनाते हैं ना, उसके लिए .NET के साइड से हम लोग के पास .NET यूज़ करके हम लोग यहाँ पे ऐसे गेम्स बना सकते हैं, 3D गेम्स, और उसके लिए वी हैव यूनिटी फ्रेमवर्क। ओके, एक सेकेंड, रॉन्ग शेयर हो गया। As a TY project also, you can select this framework, Unity framework है गेम डेवलपमेंट के लिए, फ्रेमवर्क फॉर गेम डेवलपमेंट, देख सकते हो। What is up, guys? Fahir here, and this is a different video than what we usually do, but I want to address this issue because if you ever tried to learn how to make games, you probably heard about the greatest rivalry of all time, Unity versus Unreal Engine. That's like the El Clasico of game development world. It's like the NBA playoffs. It's like the Super Bowl. Well, you get the point. Unfortunately, that rivalry can confuse beginners on which engine they should choose when they want to learn game development, and that is really important because if you are a complete beginner, you need to start learning with the easiest engine possible so that you can get a grasp of how things work and learn quickly.
So let's take a look at what are the pros and cons of each engine and why you, as a beginner, should choose one over another. First, we will start with no programming. Yes, I said no programming because I'm going to talk about blueprints in Unreal. Basically, you can use blueprints in Unreal to create your game without the need to write code. This is useful for those who want to get into game development but don't want to get into coding yet. On the other side, Unity has a new feature called visual scripting, which is basically Unity's blueprints. Same as with Unreal, you can use visual scripting to create your game and not write any code. So both engines are equal when it comes to that. Now, let us get over to coding, because in my opinion, anyone who wants to learn how to make games should start with coding right away. You need to eat that frog right away, because the more you postpone it, the harder it will be for you to start learning it. And the best part is, coding is much easier than what you might think. So, which programming languages do these engines use? Unreal uses C++ programming language to create games. I personally am not a big fan of C++ because I find it hard for beginners to understand it, especially with pointers and memory management. It can get a little bit tedious. That's why I don't recommend C++ as your first programming language if you're just starting out. Unity, however, uses C#, which is a very powerful and easy to use programming language. ओके सी शार्प जो है वो ASP.NET, आई होप आपने सुना रहेगा सी शार्प ASP.NET. सो बेसिकली यूनिटी फ्रेमवर्क जो है वो सी शार्प ASP.NEट फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है, अलग से यूनिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करके आप अपना गेम डेवलप कर सकते हैं और बहुत सारे रेडी फीचर्स अवेलेबल है. सो ये सब्जेक्ट पढ़ने के साथ में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप डायरेक्टली ये वाला पॉइंट फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं कोर्सेज कहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं वो भी बताऊंगा. It's very easy to get started and very easy to understand, and I highly recommend it to beginners who are just starting out. It doesn't have pointers and memory management is done for you, so you don't have to worry about it. Overall, when it comes to programming, I find that Unity has an advantage with its C# language because it is much easier to get started with C# than it is with C++. Moving forward, Unity's interface is very simple to use and understand. Unity's core focus was great usability. That's why you can always expect user-friendly tools and an overly simplistic UI that will help you get up and running with the engine in no time. Unreal is on the opposite side. If it's your first time using the engine, you can get a little bit intimidated by its user interface. There are a lot of tools and options at your fingertips, which can be overwhelming for a complete beginner, and you can get lost very quickly. Of course, when you figure out how everything works, you will see how much flexibility Unreal Engine has to offer, but given the circumstance that you are just starting out, it can take some time for that to happen. Next, the platforms for which we can build games in Unity are numerous. You can use Unity to create games for mobile, desktop, consoles, VR, even web. And this means you build your game only once and you can run it on all those platforms with just a few minor tweaks. Unreal also offers the same experience. You can build your games for multiple platforms using Unreal, but I'm not sure if Unreal has all platforms like Unity has. But nonetheless, for you as a beginner, that is not important because you will mostly develop mobile and computer games when you are learning. And now we have the ultimate and main comparison between the engines, which is where their battle has initially started, and that is graphics comparison. So, both engines have advanced a lot when it comes to creating games with stunning graphics. However, Unreal has always had an upper hand over Unity when it comes to rendering same scenes a little bit better. But the most important part here is that you as a beginner should not care about that at all. When you are starting out, you are not going to create the next Grand Theft Auto game. In fact, you will never create the next Grand Theft Auto game because games like that require hundreds, millions of dollars in budget and teams of thousands of people. You, on the other hand, just want to learn how to code and make games, so which engine has better graphics has no relevance to you at all. You should focus on the main things that I mentioned, which are programming, navigating, and using the engine. In both cases,
I find that Unity is much easier to use and navigate around than Unreal, and as I already mentioned, I find that C# is way easier to learn than C++ if you are just starting out. Of course, I'm not telling you use Unity for the rest of your life. You can learn how to make games using Unity, then move to Unreal, because then you will have a solid foundation about how game development works, so it will be much easier for you to pick up how Unreal Engine works, as opposed if you were to just start using it as a beginner. With that being said, thank you for watching. Please share, like, and comment. ओके, सो एज यू कैन सी हम लोग के पास गेम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स भी है. सो वो अगर आप देखेंगे ना तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. अभी आपको जो यूनिटी वाला पॉइंट बोला है, आपको आई थिंक किसी ने बोला है, नहीं बोला, आई डोंट नो, बट आप TY का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं उसमें. और आपको अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट है गेमिंग में, लाइक आज के टाइम पे बहुत सारे हम लोग में से गेम्स खेलते रहेंगे, सो अगर आपको ऐसा एक्चुअल में इंटरेस्ट है, सो आप डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. आपको अगर चाहिए, सो एज यू नो यूडेमी इज़ वन प्लेस जहाँ से आप फाइंड कर सकते हो. कोर्सेरा करके है, EDX है, बराबर है, वहाँ से आप जाके वो कोर्सेज फॉलो कर सकते हो. फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हो और अपना TY का प्रोजेक्ट बना सकते हैं. और अच्छे से कोई गेम्स आपके पास कोई आइडिया है वो आप ऐड कर सकते हैं. गेटिंग. और वो सेम आपको ऑफ कोर्स आप कोई इंडस्ट्री में जाएंगे गेम डेवलपमेंट के, उसमें आपको हेल्प करेगा ही वो डेफिनेटली. या कहीं अगर नॉर्मल आप डेवलपमेंट में जाएंगे वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा. ओके, सो गेट बैक टू आवर टॉपिक. सो 3D Max, 3D Studio, Lightwave, Adobe Photoshop, Animator Studio, Strata, ये सारे हम लोग के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है जो हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. जिसको जो बेस्ट लगता है उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं. हर किसी के कोई ना कोई अपने एडवांटेज, कोई डिसएडवांटेज है. वो जब हम लोग यूज़ करते हैं तभी आपको थोड़ा बहुत उसके एडवांटेजेस पता चलता है. सो वो हो गया. ग्राफिक डिवाइस क्या है? सो एज यू कैन सी, अ ग्राफिक डिवाइस इज समथिंग वेर यू कैन प्लॉट, वेर यू कैन मेक अ प्लॉट अपीयर. लाइक आपका स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन है, दैट इज़ अ ग्राफिक डिवाइस. PDF फाइल है तो उसके ऊपर आपके अलग अलग वापस ग्राफिक्स है. ये जो मैं चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ आपको येलो कलर से, ये भी क्या है? ये ग्राफिक्स है. PNG JPG फाइल्स होते हैं, वो भी ग्राफिक्स है. ग्राफिक्स मतलब अगर मैं कोई एक टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी अगर कर रहा हूँ ना, सो वो ग्राफिक्स है. याद रखो. नॉर्मली आपको C++ या C में आउटपुट स्क्रीन पे जो है हुआ दिखता है ना, वो एक सिंपल से टेक्स्ट है विदाउट एनी ग्राफिक्स. वो छोड़ के बाकी अगर आप कोई भी ऑपरेशंस अगर आप कर रहे हो, सो दैट इज़ द ग्राफिक्स, दैट इज़ द पार्ट ऑफ. यहाँ पे वही दिया है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं हम लोग के पास, SVG फाइल्स बोलते हैं इसको. देन यहाँ पे आपको क्या बोला है? ऑन मैक स्क्रीन इज लॉन्च्ड विद द क्वाड्स कमांड. विंडोज़ में आपका कैसे लॉन्च होगा? विंडोज़ कमांड से. देन यूनिक्स और लिनक्स में X11 फंक्शन होता है जो स्क्रीन डिवाइस लॉन्च करने में हेल्प करता है. तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके, हर एक जो प्लेटफॉर्म्स है आपके, उसमें हर एक जगह पे आपको ग्राफिक्स या स्क्रीन लॉन्च करने के लिए, स्क्रीन डिवाइस लॉन्च करने के लिए कोई ना कोई ऐसे फंक्शंस हेल्प करते हैं जिससे ग्राफिकल स्क्रीन आपको विजिबल रहेगा. अगर ग्राफिकल स्क्रीन विजिबल ना हो तो आपको खाली एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसा स्क्रीन आएगा जहाँ पे सारे चीज़ें, सारे ऑपरेशंस आपको कमांड्स के थ्रू करने पड़ेंगे. ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफिक डिवाइसेस, पिक्सल्स क्या होते हैं, बिटमैप डिस्प्ले क्या होता है. सिंपल से एग्जांपल में अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको दिया है हम लोग के पास CGA, VGA, SVGA, ये सारे टाइप के अलग अलग मॉनिटर्स है. प्लॉटर्स है, आज के टाइम पे यूज़ नहीं होते. लेज़र प्रिंटर्स, यस, आज के टाइम पे यूज़ होते हैं. फिल्म्स है, फ्लैट पैनल डिवाइसेस है, वीडियो डिजिटाइजर्स है, ये पुराने हैं. स्कैनर्स आज के टाइम पे मोबाइल से ही काम होता है. LCD पैनल्स, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये सारे आपके अलग अलग ग्राफिक्स डिवाइसेस है. गेम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, राइट. सो वो सब आएंगे. देन कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स डिवाइस. कौन से चीज़ है जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव अ प्लॉटर, बराबर है. देन अ फिल्म रिकॉर्डर है. सो आप अगर देखेंगे कि जब अगर कोई एक शूटिंग चलते रहता है तो एक TV जो डायरेक्टर होगा उसके सामने रहता है और वो सेम जो शूटिंग चल रहा है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होते जाता है. तो वी हैव अ CPU जो आपका जो वीडियो डेटा है वो प्रोसेस करेगा. रास्टर डिस्प्ले प्रोसेसर रहेगा जो वो सेम डेटा को CRT मॉनिटर पे बताएगा.
एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो कोई एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन के साथ में आपका जो भी डिवाइस रहेगा उसके ऊपर वो रिकॉर्ड कर देगा। डिस्क मेमोरी रहेगा, यहाँ से वो फाइल्स या डेटा हम लोग फैच कर सकते हैं। दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट योर वर्क स्टेशन, जैसा नॉर्मली वो वर्क करता है। सो ये आपके कंपोनेंट्स होंगे इंटरेक्टिव ग्राफिक्स सिस्टम के। ये पुराने वाले, आज के टाइम पे तो आपका एक मोबाइल में भी सेम काम चल जाता है, तो इतना चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होते। सीआरटी तो आज है ही नहीं, आपको कहीं पे सीआरटी मुश्किल से कहीं पे तो मिलेगा। हम लोग अदरवाइज एलसीडी एंड एलईडी मॉनिटर्स ही यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस फॉर ऑपरेटर इंटरैक्शन, कौन से इनपुट डिवाइसेस रहेंगे। सो यहाँ पे आपको देखो बताया हुआ है, ये डायग्राम बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ऊपर उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। सो बेसिकली अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन है, तो उसके बीच में एक इंटरफेस होता है। ठीक है, दिस इज़ माई लैपटॉप, सपोज ये मशीन जो है वो मेरा लैपटॉप है एंड ये मैं हूँ। तो ये इंटरफेस जो मुझे मिल रहा है वो इंटरफेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो मॉनिटर ने क्या किया, रिस्पॉन्स कुछ सेंड किए कंट्रोल्स के थ्रू, वो मशीन के पास गया, मशीन ने वो सेम डेटा जो है वो डिस्प्ले किया और वो सेंसरी स्टिमुलेशन के थ्रू क्या हुआ, वापस ह्यूमन के पास आ गया। बस, तो ये ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करते हैं ये इंटरेक्शन के लिए, ये पॉइंट है, ये टॉपिक है आपका। ग्राफिक इनपुट डिवाइसेस कौन से रहेंगे। सो यहाँ पे आपको देखो, ये आपके कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस अलग अलग है। ग्राफिक इनपुट डिवाइसेस मतलब जिसके थ्रू मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ। लाइक अगर मैं जैसे मैं कोई एक इमेज कैप्चर करके इसमें स्टोर कर रहा हूँ, सो वो मेरा इनपुट डिवाइस हो गया। सो इनपुट डिवाइस, पैडल कंट्रोल आज के टाइम पे यूज़ नहीं करते, पहले यूज़ होता था जब आपके बहुत स्लो कंप्यूटर्स हुआ करते थे बड़े बड़े, तब ट्रैक बॉल आपके माउस में ये ट्रैक बॉल्स आते थे जो हम लोग के मैकेनिकल माउस हुआ करते थे। देन माउस, जॉयस्टिक पहला वो नोकिया 6600 में सेंटर में एक जॉयस्टिक आता था जो बटन 4 साइड मूव होता है, गेम्स में हम लोग यूज़ करते हैं। आपने या कहाँ गया, ऐसा कोई जॉयस्टिक देखा रहेगा, ये लीवर टाइप होता है जिसको हम लोग अलग अलग वे में मूव करते हैं। हम लोग के जो गेम्स के रिमोट कंट्रोल्स होता है ना, उसके ऊपर ऐसे जॉयस्टिक रहता है। सो क्या क्या होता है हम लोगों के पास कॉमन इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट इज पैडल कंट्रोल, पहले यूज़ होता था, आज के टाइम पे यूज़ नहीं होता है। सो पैडल कंट्रोल, यहाँ पे आपके पास नॉब है, कंट्रोल नॉब है, इसको आप मूव करेंगे, उसके हिसाब से कुछ डेटा जो आ रहा है वो इसको, ये देखो ये A to D कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल। आपका कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, एज वी ऑल नो। डिजिटल फॉर्मेट मतलब जीरोज एंड वंस फॉर्मेट में, और वही सेम डेटा को जब आप दूसरे कोई कंप्यूटर पे सेंड करते हैं, केबल के थ्रू वो ट्रांसफ़र होता है, या फिर वाईफाई मीडियम, वायर्ड मीडियम या वाईफाई मीडियम, दोनों मीडियम के थ्रू जब वो ट्रांसफ़र होता है तो वो एनालॉग फॉर्मेट में होता है। एनालॉग मतलब ये वेव्स टाइप के जो आपके फॉर्मेट होता है, दिस आर द एनालॉग सिग्नल्स। सो ये जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, इससे आप डिजिटल फॉर्मेट में वो डेटा को कन्वर्ट करेंगे। डिजिटल फॉर्मेट मतलब वंस और जीरोस के फॉर्मेट में। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सिंपल एनालॉग इनपुट आपको यहाँ पे मिलेगा, एनालॉग सिग्नल्स। द पैडल कंट्रोल वेरीज इट्स रेजिस्टेंस चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ इनपुट सर्किट इन रिलेशन टू द मूवमेंट ऑफ द पैडल नॉब। तो यहाँ पे आप पैडल नॉब जो है ऊपर से आप मूव करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे उसका चेंजेस होंगे। 2 पैडल कंट्रोल्स रहेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए, जैसा आपका माउस काम करता है वैसा ये पैडल कंट्रोल काम करेगा। देन ट्रैक बॉल है, पहले के टाइम पे ये ट्रैक बॉल यूज़ होता था, मैकेनिकल माउस में हम लोग बहुत बार यूज़ करते थे। माउस है आपके, माउस के अंदर ये देखो ये सेम ट्रैक बॉल यहाँ पे आता है। आप माउस को कौन सा साइड पे कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से साइड पे मूव कर रहे हैं, उसके हिसाब से माउस के साथ जो वायर कनेक्टेड है वो सेम इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के पास भेजेगा। तो वो जो सिग्नल्स जो जा रहे हैं स्टार्टिंग में, वो सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं, एनालॉग फॉर्मेट में जा रहे हैं। एंड देन वो सेम एनालॉग फॉर्मेट का डेटा प्रोसेसर के पास जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में, जीरोज और वंस के फॉर्मेट में, 0 and 1 फॉर्मेट में वो डेटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सो ये A to D कन्वर्टर है हम लोगों का। सेम वे आज के हम लोग के अलग अलग टाइप के माउस है, ऑप्टिकल, ये सेंसर वाले माउस है आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, वो ये वाले यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम अगर मैं लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूँ तो हम लोग का टच पैड इज़ इनफ, सो वहाँ पे तो ये काम भी नहीं करता। ये आपके व्हील वाले माउस है जो पहले यूज़ होते थे। इसके अंदर ये देखो ये व्हील है, एक बड़ा सा एक स्टोन जैसा होता था ये व्हील। जॉयस्टिक हम लोग को पता है, ये गेम्स में हम लोग यूज़ करते हैं। लाइट पेन,
स्टार्टिंग में CRT मॉनिटर्स के साथ जब अगर आपको इंटरैक्ट करना है तो वो ऐसे लाइट पेन्स यूज़ करते थे हम लोग। आज के टाइम पे ऐसे लाइट पेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज टच स्क्रीन फैसिलिटी है। CRT के टाइम पे टच स्क्रीन फैसिलिटी नहीं था, तो ये लाइट पेन्स जो है वो क्या करेंगे, लाइट सेंसिटिव, मतलब ये लाइट पेन जो है वो एक आप देख लो लाइट सेंसिटिव डायोड्स के साथ कनेक्ट होंगे और उससे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर कैप्चर होगा और आप स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, सेम टच स्क्रीन टाइप फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये फिर भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं था और ये लाइट पेन्स जो है वो कभी कभी प्रॉपर वर्क भी नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए ये वाला टेक्निक ज़्यादा यूज़ में नहीं आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये टैबलेट है हम लोग के पास और ये आपका पेन है, तो ये पेन जो है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा, ये टैबलेट है ये आपका कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा। ये पेन से आप ये टैबलेट के ऊपर जो भी कुछ लिखेंगे वो सेम रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्क्रीन पे जनरेट हो जाएगा ग्रिड पैटर्न के अंदर। आज के टाइम पे हम लोग के पास डिजिटल स्लेट्स होते हैं, आपने देखा रहेगा। सो ये वैसा ही कुछ कंसेप्ट था। मैं अगर आपको उसका एग्जाम्पल बताऊं, सो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे वो सेम चीज़ जो है वो वर्क कैसे करता है। एक अभी के टाइम पे हम लोग के पास जो स्लेट्स होते हैं वो कैसे अवेलेबल रहता है, हम लोग क्या क्या पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। Soft logic. Cover. एज यू कैन सी इस पे आपको डॉट डॉट दिखते रहेंगे, ये आपका रोज एंड कॉलम्स है, बराबर है। सो इसके हिसाब से स्क्रीन के ऊपर वो सेम चीज़ें मॉनिटर होंगे। Micro USB cable included in the box. Remove stylus pen from holder and remove the cap from back of stylus. Before using pad, stylus pen need to be charged. Connect micro USB cable to stylus pen and connect USB cable to laptop. Once charging starts, it will show red LED on stylus pen. LED light will turn off once stylus is fully charged. To start using pad, connect pad with micro USB cable and connect other end of cable to laptop. Press third button on pad for 3 seconds to power on pad and start using it. Thank you for choosing Soft Logic. ओके, सो यहाँ पे आपने जैसे देखा ऐसे ही कोई टाइप के हम लोग पैड्स जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे ही सेम पैटर्न्स यूज़ होते थे। ओके, या पेन टैब भी बोलते हैं या हम लोग डिजिटल टैब्स भी बोलते हैं उसको। सो आज के टाइम पे जब से हम लोग अगर जब वर्क फ्रॉम होम हुआ है, ऑनलाइन स्कूल कॉलेजेस हो गए, तब से ऐसे टैब्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग वापस अपना थियरी पे जाते हैं। सो यहाँ पे आपको ये मैजिक टैब पैनल्स आपके पास अवेलेबल है। ये आज के टाइम पे तो कहीं यूज़ नहीं होता है, ये हम लोग आज के टाइम पे मोबाइल पे ये सेम पैटर्न यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग अपने हाथ यूज़ करके डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। मोबाइल बेस्ट एग्जांपल। कीबोर्ड कैसे काम करता है वो दिया है, अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत से पढ़ा ही रहेगा फर्स्ट इसमें। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। डिजिटाइजर्स है, तो कोई एक पेंटिंग या कुछ यूज़ करने के लिए हम लोग ऐसे डिजिटाइजर्स यूज़ करते थे, बड़े से ऐसे स्क्रीन के साथ आपका ये पेन टाइप एक कनेक्टेड होगा।
और इससे आप जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे वो आपके सेम स्क्रीन के ऊपर आप रीजनरेट कर सकते हैं। इमेज स्कैनर्स, अब अलग से प्रिंटर के जैसे स्कैनर मशीन आते थे, आज के टाइम पे तो नहीं आता है। आज के टाइम पे तो हम लोग डायरेक्टली मोबाइल से ही चीज़ों को स्कैन कर के भेज सकते हैं। पहले के टाइम पे फैक्स सिस्टम हुआ करता था, तो ये स्कैनर जो है वो एक डिजिटल इमेज क्रिएट करेगा आपका जो भी फ़ोटोज़ है, फिजिकल फ़ोटोज़ है उसका, एंड देन ये इमेजेस को हम लोग फैक्स कर पाएंगे किसी दूसरे को। तो उसके पास ये स्कैनर, फैक्स और प्रिंटर तीनों कंबाइन ऐसे कॉम्बिनेशन आता था पहले। आज के टाइम पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन ये जो है ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग गेम्स खेलते हैं उसमें ये इंटरैक्टिव डिवाइसेस रहते हैं, ग्लव्स रहते हैं हम लोग के पास। देन अलग अलग आप देखो रिमोट कंट्रोल्स रहते हैं। तो अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो उसका एक अलग से रिमोट कंट्रोल रहेगा। सो मैं रियल में रिमोट कंट्रोल को जैसे घुमाऊंगा वैसा प्लेयर जो है वो गेम में वैसे ही वो शॉट खेलेगा। सो हम लोग अलग अलग टाइप के जो गेम्स है उसके लिए ऐसे अलग अलग रिमोट कंट्रोल्स यूज़ करते हैं। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम। सो दैट इज़ सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जहाँ से आपको वीडियो आप प्रोसेस करेंगे आउटपुट मिलेगा। मीडिया प्लेयर्स है, बराबर है। वीडियो गेम कंसोल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, PS4, Xbox, ये सारे आपके है ना। प्ले स्टेशन है, देखो ये भी है, Xbox है, ये सारे आपके वीडियो गेम कंसोल्स है। या सैटेलाइट या सेट टॉप बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आपका सेम एग्जाम्पल है। डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ सेम एग्जाम्पल। ऑडियो इनपुट, जहाँ से आप ऑडियो दे सकते हैं। तो अभी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो मेरे लैपटॉप में इनबिल्ट माइक अवेलेबल है। अगर मुझे और क्लियर कुछ बोलना है, आजू बाजू का नॉइज़ बिल्कुल अगर रिक्वायर्ड नहीं है और एकदम क्लियर साउंड अगर प्रोवाइड करना है, तो वो मैं फिर ऐसे अलग अलग माउस यूज़ करूँगा, माइक यूज़ करूँगा। अलग अलग टाइप के माइक्स आते हैं आपको। कोई माइक जो हम लोग डायरेक्टली स्टेज शोज़ में यूज़ करते हैं, कोई माइक जो अलग से नॉइज़ रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं और उसके साथ रहेंगे, वही है। देन डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स हम लोग के पास होते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्टली। सो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो कनेक्टेड रहते हैं, पियानो के साथ में, गिटार के साथ में, इलेक्ट्रिक गिटार जो आपने देखा रहेगा, तो उसके साथ में जो कनेक्टेड रहते हैं, तो आप देखो कि वो डायरेक्टली वो गिटार के साथ कनेक्टेड है। आप वो इलेक्ट्रिक गिटार ऐसे ही बजाएंगे, कुछ नहीं बजेगा। जब अगर आप उसको स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे, उसका कॉर्ड जो है वो आप कनेक्ट करेंगे, तब जाके आपको उसका वॉइस सुनाई देगा। एक्टिव पैसिव ग्राफिक्स डिवाइसेस है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरैक्टिव ग्राफिक्स डिवाइस है हम लोगों के पास, बहुत सिंपल है। नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स डिवाइसेस, अब देखो पैसिव वाले कौन से हैं? नॉन इंटरैक्टिव उसको हम लोग पैसिव बोलते हैं, इंटरैक्टिव उसको एक्टिव बोलते हैं, या टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप जब गेम खेल रहे हैं ना, वो टू वे कम्युनिकेशन है। मतलब मैं अपने प्लेयर को जैसे मूव करूंगा उसके हिसाब से सामने वो गेम का नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो डिसाइड होगा। द बेस्ट एग्जांपल हम लोग पबजी जैसा जो गेम खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, है ना, या कोई कार रेसिंग का गेम खेलता है। देन वन वे कम्युनिकेशन, हम लोग नॉर्मली कोई 3D एनिमेशन वीडियो देख रहे हैं, आई कांट इंटरैक्ट। मूवी देख रहे हैं, आई कांट इंटरैक्ट, आई कांट कंट्रोल इट, बराबर है। नो इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, और यहाँ पे हाई बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। पबजी जैसा गेम अगर आपको खेलना है तो 4G पे ही खेलना पड़ेगा, 3G पे वो काम ही नहीं करेगा। सो ये मॉडर्न एप्लीकेशन, ये टू वे कम्युनिकेशन होते हैं, 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन सारे यहाँ पे आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, पहले हम लोग CRT मॉनिटर यूज़ करते थे, आज के टाइम पे LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर्स यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा इंटरैक्टिव है, कम पावर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वेस्ट कम होता है, जो आपने ग्रीन कंप्यूटिंग का कंसेप्ट पढ़ा रहेगा। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा इसका जो बेनिफिट होता है वो ये है कि क्लैरिटी बढ़ जाता है, आपके आँख के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। पहले अगर CRT के ऊपर ज़्यादा बैठे रहेंगे तो वो आँखों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। LED और LCD से बेटर LED जो आपके स्क्रीन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहता है। अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हो तो वो खुद का ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में होता है, ये फैसिलिटी होता है। LCD पे भी होता है, CRT पे ऐसा कुछ नहीं रहता था, CRT बहुत बेकार थे। मतलब आप उसको अलग से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एक बार चालू किया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उसके लिए हम लोगों को AC बहुत बार लगाना पड़ता था, या फिर उसको कूल रखना पड़ता था। आप देखो कि बहुत बार अगर आप कोई ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप अपने स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो कि अगर
फैन ज़्यादा नहीं है या फिर हीट बहुत ज़्यादा है, तो CRT बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे भी क्रिएट करते थे। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। और उसके आगे फिर हम लोग के ये सारे हम लोग के अलग अलग डिस्प्ले टाइप्स आते हैं। सो दैट इज़ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। अब ये एक नया टॉपिक है, आज मैं ये नहीं करा रहा हूँ, और हम लोग ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी जो भी मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस किया उसमें कुछ डाउट है तो पूछो अभी। एनीवन, एनी डाउट्स? ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं।